सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ घर पर होंगे और स्वस्थ होंगे। बेटा, आज हम आपकी पुस्तक कृतिका का पाठ 3 रीढ़ की हड्डी का पठन करेंगे। ठीक है। इसके लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। ये बच्चे आपको याद रखना है। आपको पाठ पढ़ाने से पहले मैं क्या कहना चाहूँगी कि आप अपनी कृतिका की पुस्तक और पेंसिल लेकर बैठिए ताकि जो कठिन शब्द हों उनको हम रेखांकित करते जाएं। आज हम इस कालांश में रीढ़ की हड्डी पाठ का सारांश करेंगे, क्योंकि बच्चे आप जानते हैं आपकी पुस्तक में यह पाठ बहुत बड़ा है। पहले हम सार रूप में करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे इसको पढ़ते रहेंगे। रीढ़ की हड्डी का सार। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। इसमें करैक्टर हैं उमा प्रसाद। उमा की शादी होने वाली है, उसके लिए लड़के वाले देखने आते हैं। वो लड़की को देखने के लिए जाते हैं। वहाँ पर क्या क्या होता है, लड़की क्या बातचीत करती है, ये सब इस पाठ में बताया गया है। ठीक है। और इस पाठ की समरी को सुनकर आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इस पाठ में क्या है। ठीक है। पाठ का पठन करना शुरू करें। ओके। रीढ़ की हड्डी कहानी की शुरुआत। ये रीढ़ बच्चे, इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको ठीक कर लेना। रीढ़ की हड्डी कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि उमा एक पढ़ी लिखी शादी के योग्य लड़की है। ठीक है बच्चे। उमा क्या है? एक पढ़ी लिखी शादी के योग्य लड़की है, जिसके पिता राम स्वरूप उसकी शादी के लिए चिंतित रहते हैं। ये नॉर्मली होता है कि जिसकी बच्ची बड़ी हो जाए, पढ़ लिख ले, तो उसके पेरेंट्स शादी के लिए चिंतित रहते हैं। चिंतित मीन्स उन्हें उनके लिए चिंता रहती है। और आज उनके घर लड़के वाले यानी बाबू गोपाल प्रसाद, जो पेशे से वकील है, जो जिनका बिजनेस क्या है, वकील है, और उनका लड़का शंकर जो BSc करने के बाद मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है, उमा को देखने आ रहे हैं। ये याद रखना है। लड़के वाले कौन हैं? गोपाल प्रसाद, और जो पेशे से क्या है, वकील हैं, और उनके लड़के का नाम क्या है? शंकर। ये छात्रों आपको रेखांकित करना है। ठीक है। चूंकि राम स्वरूप की बेटी उमा को देखने के लिए आज लड़के वाले आ रहे हैं, इसलिए राम स्वरूप अपने नौकर रतन के साथ, उनके नौकर का नाम क्या है? रतन। इसको रेखांकित करो। अपने घर के बैठक वाले कमरे को सजा रहे हैं, जैसा कि नॉर्मली आप भी करते हैं। जहाँ पर गेस्ट बैठते हैं उस कमरे को साफ सुथरा करके रखते हैं। ऐसा ही उन्होंने किया। बैठक मीन्स आपका ड्राइंग रूम। उन्होंने बैठक में एक तख्त मीन्स चारपाई, तख्त क्या होता है? जो बिल्कुल लकड़ी का होता है, रख कर उसमें एक नई चादर बिछा दी, बेडशीट बिछा दी। फिर उमा के कमरे से हारमोनियम और सितार लाकर उसके ऊपर सजा दिया। रामस्वरूप जमीन में एक नई दरी और टेबल में नया मेजपोश क्या होता है? मेज के ऊपर बिछाने वाला कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर गुलदस्ते सजाकर कमरे को आकर्षक रूप देने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तभी रामस्वरूप की पत्नी प्रेमा आकर कहती है कि उमा मुंह फुलाकर नाराज बैठी है। इस पर रामस्वरूप अपनी पत्नी प्रेमा से कहते हैं कि वह उमा को समझाएं, क्योंकि बड़ी मुश्किल से उन्हें एक रिश्ता मिला है, इसलिए वह अच्छे से तैयार होकर लड़के वालों के सामने आई। दरअसल उमा के पिता किसी भी कीमत पर इस रिश्ते को हाथ से नहीं जाने देना चाहते थे, लेकिन प्रेमा कहती है कि उसने उमा को बहुत समझाया है, लेकिन वह मान नहीं रही है इस रिश्ते के लिए। उसके बाद वह रामस्वरूप पर दोषारोपण करते हुए कहती है, दोषारोपण मीन्स दोष लगाते हुए कहती है, क्या कहती है? कि यह सब तुम्हारे ज़्यादा पढ़ाने लिखाने का नतीजा है। अगर उमा को सिर्फ
12वीं तक ही पढ़ाया होता तो आज वह कंट्रोल में रहती। वो क्या कहती है कि तुमने इसको ज़्यादा पढ़ाया है, इसलिए वह आज कम पढ़े लिखे लड़के को पसंद नहीं कर रही है। रामस्वरूप फिर क्या कहता है, अपनी पत्नी प्रेमा से कहते हैं कि वे उमा की शिक्षा की सच्चाई लड़के वालों को ना बताए। और लड़कों वालों को कैसे लड़की चाहिए थी, जो अनपढ़ है। और अनपढ़ क्यों चाहिए, क्योंकि अनपढ़ को जो भी बोलते हैं वो कर लेती है, इसलिए उनको लड़के वाले को अनपढ़ लड़की चाहिए। और उधर ये माँ बाप अपनी लड़की के बारे में बता रहे हैं कि हमारी लड़की पढ़ी लिखी नहीं है, मीन्स अनपढ़ है, ताकि रिश्ता हो जाए। दरअसल उमा बीए पास है, ठीक है। जो वो लड़की है वो भी कितनी है, बैचलर ऑफ आर्ट्स, उसने बीए की हुई है। और लड़के वालों को ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए, इसलिए रामस्वरूप ने लड़के वालों से झूठ बोला कि वह लड़की सिर्फ 10वीं पास है। उन्होंने सिर्फ बता दिया कि हाँ ये ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, 10वीं पास है बस। प्रेमा की बातें सुनकर रामस्वरूप थोड़ा चिंतित होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आजकल शादी ब्याह के वक्त लड़की के साज श्रृंगार का क्या महत्व है। लेकिन वह अपनी पत्नी से कहते हैं, कोई बात नहीं, वह वैसे भी सुंदर है। लड़के वालों के नाश्ते के लिए मिठाई, नमकीन, फल, चाय, टोस्ट का प्रबंध किया गया है। ये सारी चीज़ें, जब हमारे घर में भी मेहमान आते हैं, हम लोग उनको चाय भी पिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, ऐसा ही उन्होंने किया, कोई ज़्यादा कुछ नहीं था। लेकिन टोस्ट में लगाने के लिए मक्खन ख़त्म हो चुका है, ठीक है। जो टोस्ट में लगाकर खाना था वो मक्खन ख़त्म हो चुका है, इसलिए रामस्वरूप अपने नौकर को मक्खन लेने के लिए बाजार भेजते हैं। बाजार जाते वक्त नौकर को घर की तरफ आते मेहमान देख जाते हैं, जिसकी खबर वह अपने मालिक को देता है, ठीक है। जैसे ही वो बाहर मक्खन लेने के लिए जाता है, उसी समय उसको मेहमान आते हुए दिखाई देते हैं और वह उनको बताने के लिए आ जाता है। ठीक उसी समय बाबू गोपाल प्रसाद अपने लड़के शंकर के साथ रामस्वरूप के घर में दाखिल होता है। लड़की वालों के घर में आना था, तो उसके पापा का नाम क्या है उमा के, रामशंकर, रामस्वरूप। लेकिन गोपाल प्रसाद की आंखों में चतुराई साफ झलकती है, ठीक है। और आवाज़ से ही वो बेहद अनुभवी फितरती इंसान दिखाई देते। छात्रों, इसको आपको रेखांकित करना है। वे आवाज़ से ही कैसे दिखाई देती हैं, अनुभवी, जिसको अनुभव है, फितरती इंसान दिखाई देते हैं, घूमते फिरते हुए, चालाक वाले। उनके लड़के शंकर की आवाज़ एकदम पतली और खिसियाहट भरी है, जबकि उसकी कमर झुकी हुई है। लड़के कैसा है, जो शंकर है, उसकी आवाज़ एकदम पतली है और उसकी जो कमर है वो झुकी हुई है। रामस्वरूप ने मेहमानों का स्वागत किया और औपचारिक बातें शुरू कर दी, जो नॉर्मल बातें करते हैं, आप कैसे हो, ये है वो। बातों बातों में दोनों नए ज़माने और अपने ज़माने की तुलना करने लगते हैं। जैसे आप लोग भी घर में बड़े बुजुर्ग के पास बैठते हैं तो वो बोलते हैं, हमारे समय ये था, अब ये है, तुम्हारे समय ये है, हमारे समय में ये था। ये नॉर्मली इंसान बातें करता है। थोड़ी देर बाद रामस्वरूप चाय नाश्ता लेने अंदर आते हैं। रामस्वरूप के अंदर जाते ही गोपाल बाबू रामस्वरूप की हैसियत आंकने की कोशिश करने लगते हैं। वह अपने बेटे को भी डांटते हैं, जो इधर उधर झांक रहा था। वह उससे सीधी कमर पर बैठने को कहते हैं ना कि झुक कर बैठता है तो इसकी रीढ़ की हड्डी कमज़ोर है, जो चैप्टर का नाम है। इसलिए वो बार बार पर उसको टोकती हैं कि सीधी कमर करके बैठ। इतने में रामस्वरूप दोनों के लिए चाय नाश्ता लेकर आते हैं। थोड़ी देर बात करने के बाद जो बाबू गोपाल प्रसाद असल मुद्दे यानी शादी विवाह के बारे में बात करना शुरू करते हैं। जन्म पत्रिका मिलाने की बात पर गोपाल प्रसाद कहते हैं कि उन्होंने दोनों जन्म पत्रियों को भगवान के चरणों में रख दिया। बातों बातों में वो अपनी संकीर्ण क्या होती, छोटी मानसिकता की, उनकी छोटी सोच है जो का परिचय देते हुए कहते हैं कि लोग उनसे कहते हैं कि उन्होंने लड़के को उच्च शिक्षा दी है, इसलिए उन्हें बहुएं भी ग्रेजुएट लेनी चाहिए,
ग्रेजुएट मीन्स बीए पास। लेकिन मैं उनको कहता हूँ कि लड़कों का पढ़ लिख कर काबिल होना तो ठीक है, लेकिन लड़कियाँ अगर ज़्यादा पढ़ लिख जाएं और अंग्रेजी अखबार पढ़कर पॉलिटिक्स करने लग जाएं तो घर गृहस्थी कैसे चलेगी। वो आगे कहते हैं कि मुझे बहुओं से नौकरी नहीं करानी है, इसलिए मुझे कम पढ़ी लिखी बहू चाहिए। फिर वो राम स्वरूप से लड़की उमा की सुंदरता व अन्य चीज़ों के बारे में पूछते हैं। फिर उसकी सुंदरता की बातें आ गई। पहले पढ़ाई की बातें थी बेटा, अब सुंदरता की बातें हैं। राम स्वरूप कहते हैं कि आप खुद ही देख लीजिए। इसके बाद राम स्वरूप उमा को बुलाते हैं। उमा क्या करती है, एक प्लेट में पान लेकर आती है। उमा की आंख पर लगे चश्मे को देखकर, क्योंकि जो बच्चे अच्छा पढ़ते हैं उनकी आंखों में चश्मा लग जाता है, जैसे आप लोगों की भी लगा हुआ है, हमारे भी लगा हुआ है। तो इसी प्रकार जो उमा की आंख पर लगे चश्मे को देखकर गोपाल प्रसाद और शंकर दोनों एक साथ चश्मे के बारे में पूछते हैं। लड़के वालों को अच्छा नहीं लगता कि लड़की चश्मा लगाए, लेकिन राम स्वरूप झूठा कारण बताकर उसे संतुष्ट कर देते हैं। गोपाल प्रसाद उमा के, ठीक है, आगे देखिए क्या क्या आता है इसमें। जब बताया जाता है, गोपाल प्रसाद उमा से गाने बजाने के संबंध में पूछते हैं, क्योंकि वो सितार लेकर बैठी हुई है। तो उमा मीरा का एक सुंदर गीत गाती है। उसके बाद फिर वो पेंटिंग के बारे में पूछते हैं, सिलाई कढ़ाई आदि के बारे में, तो वो उनको बताते जाते हैं, बारे में पूछते हैं। उमा को यह सब अच्छा नहीं लगता। जो वो लड़की है उसको ये अच्छा नहीं लग रहा है कि ये घुमा फिरा के बातें करते हैं, कभी सितार बजाने के लिए कहते हैं, सिलाई कढ़ाई की बातें करते हैं, तो पढ़ाई के बारे में कोई नहीं पूछ रहा, इसलिए वह कोई उत्तर नहीं देती है। यह बात गोपाल प्रसाद को खटकती है। खटकती है मीन्स अच्छी नहीं लगती। वो उमा से प्रश्नों के जवाब देने को कहते हैं, कि जैसे पापा हैं उनको बोल रहे हैं कि उमा आप बताइए। राम स्वरूप भी उमा से जवाब देने के लिए कहते हैं। तब उमा अपनी धीमी मगर मजबूत आवाज में कहती है, क्या दुकान में मेज कुर्सी, देखिए कैसे उसने उत्तर दिया उनको, क्या दुकान में मेज कुर्सी बेचते वक्त उनकी पसंद नापसंद पूछी जाती है। दुकानदार ग्राहक को सीधे कुर्सी मेज दिखा देता है और मोल भाव तय करने लगता है। ठीक उसी तरह ये महाशय भी किसी खरीदार के जैसे मुझे एक सामान की तरह देख परख रहे हैं। राम स्वरूप उसे टोकते हैं, देखिए, और गोपाल प्रसाद नाराज होकर उन्हें लगते हैं। लेकिन उमा अपनी बात जारी रखते हुए कहती है, पिताजी आप मुझे कहने दीजिए, ये जो सज्जन मुझे खरीदने आए हैं, जरा उनसे पूछिए, क्या लड़कियों के दिल नहीं होते, क्या उन्हें चोट नहीं लगती। गोपाल प्रसाद गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं, क्या उन्हें यहाँ बेइज्जती करने के लिए बुलाया है। ठीक है, उमा जवाब देते हुए कहती है कि आप इतनी देर से मेरे बारे में इतनी जांच पड़ताल कर रही हैं, क्या यह हमारी बेइज्जती नहीं है। साथ में ही वह लड़कियों की तुलना बेबस भेड़ बकरियों से करती हुई कहती है कि उन्हें शादी से पहले ऐसे जांचा और परखा जाता है जैसे कोई कसाई भेड़ बकरियां खरीदने से पहले उन्हें अच्छी तरह से जांच पड़ताल करता है, अच्छी तरह से परखता है, अच्छी तरह से देखता है। छात्रों, ये आपको रेखांकित करना है, ठीक है। देखिए, भेड़ बकरियों को जैसे परखते हैं उसी प्रकार ये बातें आई है। वह उन्हें लड़के शंकर के बारे में बताती है। फिर वो शंकर के बारे में, जो लड़का देखने आया था, उसके बारे में क्या कहती है, देखिए, कि किस तरह पिछली फरवरी में उसे लड़कियों की हॉस्टल से बेइज्जती करके, बेइज्जत करके भगाया गया था, कि ये लड़का तो इस टाइप का है। तब गोपाल प्रसाद आश्चर्य से पूछते हैं, क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो। ठीक है, उमा जवाब देते हुए कहती है कि उसने बीए पास किया है। ठीक है, कि मैं अनपढ़ नहीं हूँ, मैं कम पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैंने भी बीए पास किया है। मेरे ही हॉस्टल में लड़का पढ़ता था और पिछले साल इसको निकाल दिया गया था। ठीक है,
ऐसा कर उसने कोई चोरी नहीं की। वह अपने आप को कहती है कि मैंने बता दिया तो कोई मैंने चोरी नहीं की। उसने पढ़ाई करते हुए अपनी मर्यादा का पूरा ध्यान रखा। उनके पुत्र की तरह कोई आवारागर्दी नहीं की जिस प्रकार आपके लड़के ने की है। मैंने ईमानदारी से पढ़ाई की है। अब शंकर व उसके पिता दोनों गुस्से में खड़े हो जाते हैं और राम स्वरूप को भला बुरा कहते हुए दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। उमा पीछे पीछे से क्या कहती है, जब लड़के वाले उठकर जाने लगते हैं उमा क्या कहती है, सुनिए बच्चे। जाइए, मगर घर जाकर यह पता अवश्य कर लेना कि आपके पुत्र की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं। रीढ़ की हड्डी मीन्स कि वो अपनी बात पर अटल है या नहीं है, कि ना वो सीधा तक तो बैठ नहीं सकता। कहते हैं ना, जिसकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती वो चुलबुला होता है, वो बैठ नहीं सकता एक जगह पर। कि उसने जाते जाते कहा कि मैंने इतने में ऑब्जर्व कर लिया कि आपके जो बच्चा है वो रीढ़ की हड्डी उसकी है भी है या नहीं। गोपाल प्रसाद और शंकर वहाँ से चले जाते हैं। उनको जाता देख राम स्वरूप जो लड़के का पिता है वो निराश हो जाते हैं। पिता को निराश हताश देख उमा अपने कमरे में जाकर रोने लग जाती है। तभी नौकर मक्खन लेकर आता है और कहानी खत्म हो जाती है। रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता क्या है कि हमने इस पाठ का नाम रीढ़ की हड्डी दिया है, क्या ये सही है? देखिए, रीढ़ की हड्डी इंसान के शरीर का मुख्य हिस्सा होती है। जैसे आप जानते हो, रीढ़ की हड्डी मीन्स मेरुदंड, जो आपकी बैक साइड में आपकी पीठ के बीच में होता है, जिससे इंसान का पूरा शरीर टिका रहता है। ठीक है। जो बच्चे मतलब बैठ नहीं पाते, जैसे कोई बच्चे तो लगातार 10-10 घंटे 12 घंटे 8 घंटे बैठ सकते हैं, और कोई बच्चे क्या है कि इतनी देर नहीं बैठ सकते। इट मीन्स इसमें कहा गया है पाठ के अनुसार कि उनकी रीढ़ की हड्डी मजबूत नहीं होती। शरीर टिका रहता है और संतुलित भी रहता है। ऐसे ही इंसान का आत्मविश्वास व स्वाभिमान भी होता है, जिसमें उसके जीवन की नींव मजबूती से टिकी रहती है। हमारे समाज में कुछ पुराने रीति रिवाज और परंपराएं भी हैं, जिनका समय के हिसाब से और इंसान के भले के लिए बदलना व लचीला आवश्यक होना चाहिए। कि जो परंपराएं हैं, रीति रिवाज जो बनाए गए हैं, उनको समय अनुसार उनमें बदलाव किया जाना चाहिए। ऐसी ही एक रूढ़िवादी परंपरा जो वर्षों से हमारे देश में चली आ रही है, वह है लड़की देखने के नाम पर लड़की के स्वाभिमान को चोट पहुंचाना और लड़की के पिता की हैसियत को आंकना। कि ये लड़की का पिता क्या करता है, क्या इसके पास जायदाद है, जमीन है, ये है। लेखक ने कहानी की नायिका कौन है अब, उमा को पढ़ी लिखी और स्वाभिमानी लड़की के रूप में दिखाया है। अब उमा के चरित्र की विशेषताएं आ जाएंगी छात्रों। तो आपको क्या करना है कि उमा पढ़ी लिखी लड़की थी और स्वाभिमानी लड़की थी, यह बताना है। वह स्पष्ट विचारों वाली थी। ठीक है, ये सब आप बता सकते हो। वह अपने सम्मान के साथ समझौता नहीं करना चाहती थी, वो हमेशा सच बोलती थी। अगर वो पढ़ी लिखी है, वो ये बोलती थी कि लड़की वालों से हम क्यों छुपाएं कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ या कम पढ़ी लिखी हूँ। और उसने जो भी किया वह अपने उसके भविष्य के लिए न्याय उचित भी है, कि जो उसने किया वो बिल्कुल सही किया। जबकि शंकर पढ़ा लिखा लड़का होने के बावजूद भी अपने पिता की जो संकीर्ण छोटी जो सोच थी, मानसिकता जो बनाई हुई थी, जो छोटी सोच थी, उनका साथ देता है और चुपचाप बैठकर तमाशा देखता रहता है। वो कुछ नहीं बोलता। जैसे उसके पेरेंट्स बोलते हैं कि हाँ ये है, तो वो भी हाँ में हाँ भर देता है। उसका अपना एक जो विचार है कि ऐसा होना चाहिए, वो नहीं था। अपने विचारों पर वो अटल नहीं था शंकर, और चुपचाप बैठकर तमाशा देखता रहता है। उमा के गुणों के आगे शंकर कहीं नहीं ठहरता। फिर भी गोपाल प्रसाद अपने पुत्र के दोषों को ना देखकर उसकी सराहना करते हैं और उमा के दोषों को ढूंढने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक कि उमा में कोई दोष नहीं था। जो लड़की देखने गए हुए थे वो पढ़ी लिखी थी, सुंदर थी, हारमोनियम बजानी आती थी, घर का काम करना आता था, लेकिन वो जो लड़के वाले थे वो उसमें भी कमियां निकाल कर चले जाते हैं। ठीक है छात्रों, आज हमने इस पाठ की समरी को पढ़ा।
हम कालांश में, जब हमारी कालांश होगी उसमें फिर हम इस पाठ का पठन करना आरंभ करेंगे। ठीक है छात्रों, जब तक आप कोई समरी पढ़नी है, सुननी है, और जो मैंने मुख्य बिंदु अंडरलाइन करवाए हैं उनको भी आपको देखना है। ठीक है बच्चे, अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। अगर कहीं भी लगता है आपको समझ नहीं आया, वो भी आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चे, आपका दिन शुभ हो, आप स्वस्थ रहें। धन्यवाद बेटा। इसी कामना के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगले कालांश में फिर आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।